हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन विद रोशनी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगी इस पैसिव रिलीफ एक्ट 1963 को, यानी कि इस पैसिव रिलीफ एक्ट 1963 के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, है ना, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फ्रेंड, इस पैसिव रिलीफ एक्ट जो है जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? 1963। ठीक है, 1963 हम पढ़ेंगे और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है, क्यों हम इसको पढ़ेंगे, ये इस पैसिव रिलीफ एक्ट क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो पैसिव रिलीफ एक्ट है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है? हमारे सिविल राइट्स की बात करता है। यानी किसकी बात करता है? सिविल राइट्स की बात करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हमारे किसी भी सिविल राइट का कोई भी वॉलेशन हो रहा है, हमारे सिविल राइट का वॉलेशन हो रहा है, तो हम उसमें हमें रिलीफ और रेमेडी प्रोवाइड करता है हमारा पैसिव रिलीफ एक्ट। ठीक है, तो पैसिव रिलीफ एक्ट 1963 जो है, यानी कि SRA प्रोवाइड स्पेसिफिक रिलीफ या रेमेडी, स्पेसिफिक रिलीफ और रेमेडी टू दी पार्टी कंसर्न इन केस ऑफ वायलेशन हो रहा है एनी लीगल राइट ऑफ सच उस पार्टी के लीगल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो हम क्या पढ़ेंगे, हम हो रहा तो क्या होगा कि वहाँ पे हमें रिलीफ मिलेगा, हमें रेमेडी मिलेगी। ठीक है, अब एक बात आप बताइए, अगर हमारे हमारे अगर कोई लीगल राइट का वॉलेशन हो रहा है तो क्या हम पैसिव रिलीफ एक्ट ही है जिसमें हम केस फाइल कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं? सपोज करो कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और बी जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर लेता है, तो उन दोनों के पास, यानी कि अगर ब्रीच किया है बी ने, तो ए के पास क्या रेमेडी है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ए जो है वो डैमेज ले सकता है ना, उसके पास क्या है कि वो डैमेज ले सकता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर रॉन्ग होता है, ए जो है बी जो है ए के साथ कोई रॉन्ग करता है, टॉर्ट करता है, तो वहाँ पे भी क्या है, वो डैमेज ले लेगा। ठीक है, यानी कि डैमेज का प्रोविजन तो है, लेकिन हम उस पास हमें डैमेज नहीं चाहिए। देखो, हर टाइम पे ना पैसे ही किसी चीज़ की भरपाई करने के लिए मतलब सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। यानी कि पैसा जो है हर सामने आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, है ना। अगर आपकी प्रॉब्लम जो है ऐसी कि आप वो पैसे से सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, तो आप पैसे थोड़ी लोगे वहाँ पे। तो इस पैसे रिलीफ एक्ट यही है। इस पैसे रिलीफ एक्ट क्या है कि आपको वो स्पेसिफिक थिंग चाहिए, आपको वही चीज़ चाहिए जिसका कि वॉलेशन हुआ है। सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, तो ए कह रहा है यहाँ पे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को ही परफॉर्म करवाना है। वो कोर्ट में जाएगा तो वो क्या कहेगा, यहाँ पे उसे पैसा नहीं चाहिए। अगर उसे पैसा चाहिए तो वो पैसिव रिलीफ एक्ट में नहीं आएगा, है ना। वो क्या कहेगा कि मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ही परफॉर्म करवाना है, तो वो कोर्ट जो है यहाँ पे कंपल करेगा बी को कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ही परफॉर्म करे। ठीक, तो तब हम कहाँ पे आएंगे? इस पैसिव रिलीफ एक्ट में आएंगे। दूसरा जो एक मैगजिम है, यू बी जस्ट ई बी रेमेडियम, है ना। यू बी जस्ट ई बी रेमेडी, इसका मतलब क्या है? मीन्स वेयर देयर इज अ राइट, जहाँ पे हमें राइट होंगे ना वहाँ पे हमारे पास रेमेडीज भी होंगे। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अगर आपके पास कोई राइट है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट्स दिए, फंडामेंटल राइट्स आपके पास हैं, जो भी फंडामेंटल राइट है अगर उनका वॉलेशन होता है तो क्या करोगे? उनके पास रेमेडीज भी है। आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट जाइए अगर उनको वॉलेशन होता है। तो जहाँ पे भी हमें राइट्स प्रोवाइड होंगे ना वहाँ पे हमारे को रेमेडीज भी प्रोवाइड होगी। तो राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट करो, उसको परफॉर्म, दोनों पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जनरल रूल क्या है कि भाई अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप उसको परफॉर्म करने के लिए बाउंड हो। देखिए, इन केस अगर पार्टी उसको परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है, दूसरी पार्टी उसको ब्रीच कर देती है, तो आपके पास दो रेमेडी है, आप डैमेज दे लो या आप फिर पैसिव रिलीफ एक्ट में आके उसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराओ। ठीक है, ये हमारा पैसिव रिलीफ एक्ट कहता है। दूसरा है कि जो जो भी हमारे सिविल राइट होंगे इंडिया में, जो भी सिविल राइट्स हैं उनके लिए हमारे पास क्या है? देखो, अभी मैंने बताया ना, एक या तो आप स्पेसिफिक रिलीफ ले लो या फिर आप कंपनसेटरी यानी कि आप पैसा ले लो। तो अगर आपको वेरी थिंग यानी आपको वही वास्तविक चीज़ चाहिए, आपको अपनी वास्तविक चीज़ चाहिए, उसके लिए आप अधिकारी है उस वास्तविक चीज़ के लिए, तो आप फिर क्या प्रोविजन होगा? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आके आप उसी चीज़ को लोगे। अगर आप उस वास्तविक चीज़ के लिए अगर आप इंटाइटल नहीं हो, अगर आपका जो कंपनसेशन से आपको मतलब आपके उस लॉस की भरपाई की जा सकती है, तो फिर आप कंपनसेशन ले लोगे। ठीक है, तो फिर इस पैसिव रिलीफ एक्ट में आने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मतलब क्या है? सिविल लॉज प्रोवाइड्स टू काइंड्स ऑफ रेमेडीज। पहला क्या? पैसिव रिलीफ एक्ट, मतलब स्पेसिफिक रिलीफ, किसी चीज़ को हमें स्पेसिफिक वही चीज़ चाहिए तो हमें स्पेसिफिक रिलीफ उसे हम कहेंगे, या फिर कंपनसेटरी रिलीफ। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
तो इस पैसिव रिलीफ है इज अ रेमेडी विच एम एट द एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। आपके पास कोई ऑब्लिगेशन है, आपके पास किसी चीज़ का दायित्व है, आप उसे फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला बंदा आपको के कोर्ट में जाके आपके अगेंस्ट केस कर सकता है कि उससे आपको कंपेल कर सकता है कि उसको आप फुलफिल करो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, किसी भी मतलब किसी भी एग्जैक्ट फुलफिलमेंट का कोई भी ऑब्लिगेशन, उसको एग्जैक्ट फुलफिलमेंट करवाना। ठीक। दूसरा, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाना। ठीक है, अगर आपके मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसको ब्रीच करती हूँ, तो आप मुझे कंपेल कर सकते हो कि इसको परफॉर्म करो। तो यहाँ पे दो चीज़ हो गई, तो हम किसी भी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करवा रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक। इट इज़ इन दिस सेंस डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द जनरल रेमेडी, यानी कि जो भी जनरल रेमेडी हमें कि हम गिव अप कर, हम पैसा ले रहे हैं, उससे अलग है ना। अगर हमारे साथ कोई ब्रीच हो रहा है, अगर रॉन्ग हो रहा है, हम पैसा ले रहे हैं, तो उससे ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हमें पैसा नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, हमें हमारी वही पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। जैसे देखो, अगर माना कि आपकी घड़ी खो जाती है, घड़ी मतलब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो सेंटर में, आप अपने ड्राइवर को अपनी घड़ी हैंड ओवर करके जा रहे हो, वो उसको लॉस कर देता है, तो अब भैया घड़ी, सपोज करो कि वो घड़ी आपकी आपके आपके मतलब गिफ्टेड घड़ी है, आप उससे इमोशनली अटैच हो, तो आप क्या कहोगे, पैसा थोड़ी आपको कम उस घड़ी की जगह आप भरपाई कर पाएगा। आप कहोगे नहीं, मुझे तो मेरी घड़ी ला के दो, मुझे घड़ी चाहिए। तूने कहाँ रख दी, क्या है, मुझे मेरी घड़ी दे, है ना। तो जहाँ मतलब जिस चीज़ से आप मतलब पर्सनली अटैच रहो, वहाँ पे आप उस चीज़ की ही मांग करोगे। वहाँ पे जो पैसा होगा ना, वो आपकी उस पर्टिकुलर चीज़ की कमी को पूरा नहीं कर सकता। तो हम पैसिव रिलीफ एक्ट में आके उसी मतलब स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम केस कर सकते हैं। वेयर द एग्रीव्ड पार्टी कैन बी कंपनसेटेड इन मनी, जहाँ पे एग्री पार्टी जो है कंपनसेट किया जा सकता है उसको मनी से। ही विल गेट ओनली अ डिग्री फॉर द डैमेज, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डैमेज। अगर कोई भी एग्री पार्टी, उसको पैसा दे दिया गया, तो क्या डिग्री हो गई, उसको डैमेज मिल गया। आर नॉट इक्विटेबल रेमेडी ऑफ स्पेसिफिक, वहाँ पे इक्विटेबल रेमेडी नहीं होगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस चीज़ के बदले आप पैसा ले रहे हो, वो चीज़ नहीं ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पे इक्विटेबल रेमेडी नहीं हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, डैमेज की डिग्री मिलेगी। ठीक है, आपने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कि चल ठीक है, पैसा लेके आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो, आपको पैसा दिए जा रहे हैं, वो इस पैसिव चीज़ आपको नहीं दी जाती, तो डिग्री क्या होगी वहाँ पे, डैमेज की होगी। बट वेयर दी पिक्यूनरी कंपनसेशन इज नो एडिक्वेट रेमेडी, लेकिन जहाँ पे कंपनसेशन जो है वो एडिक्वेट रेमेडी नहीं होगी फॉर दी नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो परफॉर्म नहीं हुआ, उसका परफॉर्म ना होना। ठीक है, और परफॉर्म ना होने पर अगर आपसे कहा जाए कि चलो ये परफॉर्म नहीं हुआ, पैसा ले लो, लेकिन हाँ पैसा अगर आपके लिए वो पैसा जो है वो एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो फिर क्या पैसिव रिलीफ कैन बी, वहाँ पे पैसिव रिलीफ को ग्रांट किया जाएगा। ठीक। Thus, this passive performance is generally granted where there exists no standard for asserting actual damage. तो कहाँ पे हम इस passive relief कहाँ पे ग्रांट करेंगे, जहाँ पे हम एक्चुअल डैमेज जो है ना उसको एसर्टेन नहीं कर सकते, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि एक्चुअल डैमेज क्या है। कोई ऐसी चीज़ जिससे आप इमोशनली अटैच हो, उसको हम पैसे में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो जहाँ पे आप किसी चीज़ से पर्सनली अटैच हो, या आपकी कोई ऐसी चीज़ की आपके इमोशन से जो जुड़ी हुई है, तो वहाँ पे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पे हम उस पैसे को मतलब उस चीज़ की हम लॉस को उस चीज़ के लॉस को हम पैसे से आंकलन उसका नहीं कर सकते, हम उसको पैसे से किसी तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या होगा, फिर पैसिव परफॉर्मेंस ही ग्रांट किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ कॉल्ड दिस पैसिव, इसको हम पैसिव कहेंगे बिकॉज देयर इज अ सूटर्स गेट्स हिज रिलीफ इन स्पीसी, दैट इज़ द वेरी थिंग, उसको वही वास्तविक चीज़ चाहिए, वेरी थिंग विच द अदर पार्टी वॉज बाउंड टू परफॉर्म और टू फॉरवेयर, जिसको कि अदर पार्टी क्या है, या तो वो उसको परफॉर्म करने के लिए बाउंड है या उसको फॉरवेयर करने के लिए बाउंड है। ठीक है, या तो उसको परफॉर्म करेगा या उसको परफॉर्म नहीं करेगा। तो जो भी ऐसी चीज़ है, जैसे कि आप उसी पर्टिकुलर चीज़ आपको, या तो वो आपको चाहिए या आपको कोई काम आपको नहीं करवाना। ठीक है, कोई काम आपको करवाना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे उस चीज़ के लिए वो पर्टिकुलर बंदा क्या है, बाउंड होना चाहिए, तभी आप इस पैसिव रिलीफ एक्ट में केस फाइल कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, ए एग्री टू सेल अ पीस ऑफ लैंड टू बी। ठीक है, एग्री हो जाता है उसको लैंड सेल करने के लिए, अब बी पेज एग्रीड प्राइस, यहाँ पे बी ने क्या किया, एग्री प्राइस भी पे कर दिया, बट ए रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट दी ट्रांसफर डीड, उसने ट्रांसफर डीड को एग्जीक्यूट करने से रिफ्यूज कर दिया। किसने किया, ए ने।
B has the right to have the contract carried into effect by asking the कोर्ट टू कंपेल ए टू परफॉर्म। यहाँ पे ए बी के पास जो राइट होगा कि वो कोर्ट में जाके ये कह सके कि वो ए को, कोर्ट जो है ए को इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए कंपेल करे। यहाँ पे ए के पास राइट है ये करने का। अरे ये कहाँ, किस कौन से एक्ट में जाएगा ये कोर्ट में कि उसी चीज़ मुझे प्रॉपर मुझे कॉन्ट्रैक्ट को ही परफॉर्म कराना है, इस पैसिव रिलीफ एक्ट में आएगा। ग्रांटिंग ऑफ पैसिव परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ डिस्क्रिशनरी रेमेडी। इस पैसिव परफॉर्मेंस को ग्रांट करना कोर्ट के डिस्क्रिशनरी रेमेडी, यानी कि अगर यहाँ पे जो है बी कोर्ट में आता है तो अब कोर्ट बिल्कुल आंखें बंद करके, यहाँ इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ए ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है तो कोर्ट जो है आंखें बंद करके बी के फेवर, मतलब ए ने ब्रीच किया तो अब बी के फेवर में कोर्ट आंखें बंद करके ऑर्डर कर देगा। नहीं, कोर्ट के पास यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट का यहाँ पे मतलब कोर्ट यहाँ पे देखिएगा कि मतलब करना है नहीं करना, ठीक है, कोर्ट के डिस्कशन पे हो। लेकिन जो भी कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होगी ये नॉट मैंडेटरी, सॉरी आर्बिट्ररी नहीं है। ये शुड बी साउंड एंड रीजनेबल, साउंड होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए, है ना। अगर कोर्ट ग्रांट कर रहा है बी के फेवर में कोई ऑर्डर ग्रांट कर रहा है तो कोर्ट मतलब वो साउंड रीजनेबल होना चाहिए, है ना, वो साउंड होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कोर्ट ने बस आंखें बंद करके कि अगर वो उसने क्लेम किया है ये तो आप ग्रांट कर दो, नहीं, कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। वेयर द टाइम ऑफ द एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे टाइम एसेंस होगा कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर टाइम एसेंस है, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे, अगर डिले होता है तो बिल जो भी डिले हो रहा है विल बार आ डिग्री, वो बाहर करेगा, इस पैसिव परफॉर्मेंस की डिग्री को बाहर करेगा। अगर टाइम एसेंस है तो, अगर टाइम की इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और डिले होता है उस टाइम के बाद तो वो डिग्री को क्या बाहर करेगा। बट in a contract for a sale or purchase of a immovable property, equity does not regard time as the essence of a contract। ठीक है, जहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इक्विटी नहीं कह रही कि टाइम एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सपोज जैसे प्रॉपर्टी हम सेल परचेज कर रहे हैं, वहाँ पे अगर टाइम एसेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो वहाँ पे अगर डिले होता है तो वो इस पैसिव परफॉर्मेंस की डिग्री को बाहर नहीं करेगा। ठीक, जो हमारा एसआर है इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। एसआर है क्या, हमारा रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, यानी कि जो भी लॉज बनेंगे, जो भी चेंजेस होंगे लॉ बनने के बाद, वो क्या होगा, वो हमारे पेंडिंग केसेस पर भी एप्लीकेबल होगा। तो ये क्या है कि रेट्रोस्पेक्टिव नेचर होगा। इट इज़ बेस्ड अपॉन इक्विटी एंड जस्टिस। मतलब जो सारे है ना वो हमारे इक्विटी एंड जस्टिस बेस्ड है। मैंने बताया आपको कि जैसे कि अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है तो अब ये नहीं कि बी कोर्ट में जाता तो कोर्ट आंखें बंद करके बी के फेवर में फैसला कर देगा। कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा वो क्या करेगा, दोनों पार्टीज की मतलब ये चेक करेगा कि मतलब किसको ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, है ना। पूरा कोर्ट चेक करने के बाद ही कोई डिसीजन देगा, यानी कि एक मतलब ऐसे नहीं कि बस जो एग्रीव्ड है कोर्ट को लगा कि एग्रीव्ड है कोर्ट ने वहाँ में डिसीजन दे दिया, नहीं। ठीक है, इक्विटी एंड जस्टिस से बेस्ड होगा। एसआरए इज द कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। एसआरए के कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है। अब कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या है, मतलब जैसे कि देखो ये क्या, ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे किसी मतलब ये किसी और, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर रहे हैं, हम डैमेज ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें डैमेज नहीं चाहिए, लेकिन हमें तो हमारी प्रॉपर्टी चाहिए, तो हमारे उस जहाँ पे वो कमी है ना कि हम उस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो उसको पूरा कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब इसको हम एक पूरक है, किसी हम कह सकते हैं हिंदी में से कि कॉम्प्लीमेंट्री पूरक लॉ है, ठीक है। मतलब किसी और की कमी को ये पूरा कर रहा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है ये। इट इज प्रोवाइडेड फॉर द रिलीफ इन पर्सनम। क्या करता है ये, रिलीफ प्रोवाइड करता है इन पर्सनम, यानी कि जो भी रिलीफ होगा वो दो लोगों के बीच की, दो पार्टीज के बीच का मैटर होगा। मीन्स डिग्री नॉट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, मतलब जो भी डिग्री होगी किसी थर्ड पर्सन को, वर्ल्ड एट लार्ज को ये कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी। जो भी बाउंड होगा, जो भी ड्यूटीज परफॉर्म करनी होगी, जो भी ऑब्लिगेशन होगा, दो पार्टीज को परफॉर्म करने को, दो पार्टीज के लिए ही वो ऑर्डर होगा। इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, अगेन ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट क्रिएट अ कॉज ऑफ एक्शन। पैसिव रिलीफ एक्ट कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट नहीं कर रहा है। पैसिव रिलीफ एक्ट क्या कर रहा है, कॉज ऑफ एक्शन आपका जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉज ऑफ एक्शन ब्रीच किया, कॉज ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपको रिलीफ दे रहा है या आपको रिलीफ ग्रांट कर रहा है या आपको मतलब आपके लिए रिलीफ दे रहा है आपको, ये मतलब यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट नहीं हो रहा। SRA 1963 is the product of 9th report of Law Commissions of India
इंडिया ऑन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, यानी कि 1963 से पहले हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे थे? 1877। 1877 जो नाइन्थ रिपोर्ट, लॉ कमीशन की जो नाइन्थ रिपोर्ट थी, उसी का प्रोडक्ट था 1877। और 1877 को रिपील करके 1963 एक्ट जो है ये बनाया गया है, इसको इनेक्ट किया गया है। तो ये नाइन्थ रिपोर्ट का है, नाइन्थ रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन की, नाइन्थ रिपोर्ट का। ठीक, एसआर इज अ पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ प्रोसीजरल, लॉ ऑफ प्रोसीजरल का पार्ट है ये, पार्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रोसीजरल है। यानी कि जो भी यहाँ पे जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है वो क्या है? प्रोसीजरल लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक, तो इस फ्रेंड ये पूरा एसआरए के वीडियो, एसआरए को लेके एक इंट्रोडक्शन था, इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने वो डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।